सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल किया था कि सर, अभी हम ट्रेनिंग पे हैं और जब हम ऊटी के अंदर जाते हैं तो हम अभी ये नहीं समझ पाते कि हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके क्या क्या देखना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ना मैं आपको वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, वो नोट्स आपको बहुत काम आएंगे लाइफ में। क्वालिटी मिल जाएगी आपको और बहुत सारे यूट्यूबर्स के बाद पास में, लेकिन मेरे पास सीमित साधन है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। मर्जी आपकी है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। इनको बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो मैंने उस स्टूडेंट्स को बोला था कि ये कोई इतना बड़ा सोचने का विषय नहीं है कि ओटी के अंदर हमें सुबह सुबह क्या करना होता है। कुछ निम्नलिखित स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको होल लाइफ आपको फॉलो करना है ओटी के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, यानी कि हम ऑपरेशन थिएटर की प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर इज एन इसेंशियल स्टेप, यानी कि किसी भी ओटी को प्रिपेयर रखना एक बहुत जरूरी स्टेप है। क्यों? ए वेल प्रिपेयर्ड थिएटर लीड्स टू ए स्मूथ रनिंग ऑपरेशन। जो ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होगा, उसमें जो भी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी वो बिना किसी रुकावट के इजीली हो जाएगी, और सर्जरी के दौरान जरूरत पड़ने वाले सामान के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी सर्जरी को कराने से पहले हमेशा अपने ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करके रखना होता है। दूसरा, जब हम एनेस्थीसिया दिलवाते हैं किसी पेशेंट को, तो उन सब चीजों को भी हम वेल प्रिपेयर करके रखते हैं। ये सारा काम एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हमें मोस्टली ज्यादातर ध्यान देना होता है। द प्रिपरेशन ऑफ थिएटर, फर्स्ट, क्लीनिंग प्रोसीजर्स। जैसे ही हम मॉर्निंग में अपनी ओटी के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी जो ओटी है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम केस लेने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारी ओटी गंदी पड़ी हो, क्योंकि नाइट वाला स्टाफ अभी कोई केस करा के गया है और वो बिजी हो, जिसकी वजह से वो ओटी को क्लीन ना करा पाया हो और हमने देखा ही ना हो और हम बोल दें कि पेशेंट ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ओटी के अंदर जाने के बाद हमको अपनी ओटी की क्लीनिंग देखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिएटर फॉर इन्फेक्टेड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाइज इन ओटी, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम ओटी के अंदर लेने वाले हैं, उस ऑपरेशन के अंदर यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उससे पहले दिया जाने वाला एनेस्थीसिया, उसमें यूज होने वाले लिनन्स, गाउन, ड्रेप्स, सब चीज ओटी के अंदर है या नहीं है, इन सब चीजों को देख लेना चाहिए। यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऑर्थो का केस कराने जा रहे हैं और उसमें फ्रैक्चर टेबल लगनी है, तो हमें ये देखना है कि हम वो केस तो ले रहे हैं, उसमें फ्रैक्चर टेबल लगी हुई है या नहीं है। हम कोई स्पाइन सर्जरी कराने जा रहे हैं, पेशेंट के नीचे बूस्टर्स लगाने हैं, वो बूस्टर्स रेडी है या नहीं है, डीवीडी पंप है या नहीं है, हमको आर्टरी लाइन डलवानी है तो आर्टरी लाइन प्रिपेयर है या नहीं है। ये कुछ ऐसी ऐसी कॉमन सी चीजें हैं जिनको हम डेली रोज यूज करते हैं और इन्हीं को हमें प्रिपेयर करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ थिएटर फॉर इन्फेक्टेड केस, यानी कि हमारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्टेड केस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, एचसीवी, एड्स, एचआईवी, इन सब के लिए एक अलग से ओटी ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है, जिसकी ड्यूटी वहां पे रहती है। उसको ये जाके इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसकी वो ओटी उन केसेस के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। डेली क्लीनिंग शेड्यूल, हमें अपनी ओटी के रोजाना के डेली क्लीनिंग रजिस्टर को मेंटेन करके रखना चाहिए और ओटी को उसी के हिसाब से क्लीन कराना चाहिए। क्लीनिंग इन बिटवीन द के, हमें ऑपरेशन थिएटर के बीच में, ऑपरेशन थिएटर में होने वाली सर्जरीज के बीच में जो टाइम मिलता है, तो उनके बीच में ओटी को भी प्रॉपर डीप क्लीन कराना चाहिए और मॉपिंग करानी चाहिए। उसके बाद में आता है वीकली क्लीनिंग। वीकली क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि हफ्ते में एक बार ओटी का सारा सामान कॉरिडोर के बाहर निकाला जाता है और मशीन्स के द्वारा ओटी की सफाई की जाती है, रबिंग की जाती है और डीप क्लीनिंग और डीप मॉपिंग की जाती है। उसके बाद नाइट में ओटी का कल्चर भेजा जाता है। उसके बाद हमें देखना होता है अपनी एनेस्थीसिया मशीन को, इंटूबेशन ट्रॉली को, अपनी डेली की यूजेस मेडिसिन को जो ओटी के अंदर रहती हैं, इमरजेंसी ट्रॉली को जिसपे हमारी इमरजेंसी ड्रग्स रखी रहती हैं,
अपनी सक्शन मशीन को, अपनी डायथर्मी मशीन को जो उस ओटी के अंदर रखी हुई है, सियाम मशीन अगर उसमें हम यूज करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सेट, उसके पीछे जो CO2 सिलेंडर लगा है वो भरा है या खाली है, ये सब डेली की रूटीन चीजें हैं। इन्हीं को आके हमें रोज चेक करना होता है और इन्हीं से हमारा रोजाना काम होता है। अब डेली क्लीनिंग शेड्यूल क्या है? डेली क्लीनिंग शेड्यूल में आप क्या क्या देखते हो? जैसे ही आप अपने ओटी के अंदर आए, ओटी के अंदर आने के बाद में आपको ये देखना है कि जो ऑपरेशन थिएटर की टेबल है वो अच्छी तरह क्लीन है या नहीं। माना कि नाइट में कोई केस हुआ है और उसके मैट्रिक्स के नीचे फ्लूइड भरा हुआ है, तो आपको क्या कराना है, आप ही सबसे पहले मैट्रिक्स को खोल के चेक करना है। अगर उसके अंदर कोई गंदगी है तो मैट्रिक्स को निकाल के बाहर रखना है, ऐसी जगह पे जो जगह गंदी ना हो, और उस सारे पॉइंट्स की, टेबल के सारे जॉइंट्स की अच्छी तरीके से हाइपो वगैरह से क्लीनिंग करानी है, मैट्रेस की क्लीनिंग करानी है, और मोपिंग कराने के बाद उनको दोबारा से उसी जगह पे अटैच कर देना है। उसके बाद पॉइंट आता है ड्राई द टेबल बिफोर रिप्लेसिंग द मैट्रेस। यानी कि जब आप अपने मैट्रेस को उस पर वापस लगा रहे हो तो टेबल सूखी हुई होनी चाहिए। क्लीन ड्राई द बेस एंड अदर एसेसरीज ऑफ द टेबल्स। टेबल्स के साथ जुड़ने वाली और भी जो एसेसरीज हैं वो भी सूखी हुई होनी चाहिए। इंश्योर दैट द टेबल इज लिफ्ट इन सेफ वर्किंग ऑर्डर आफ्टर क्लीनिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी जब ओटी की टेबल को आप एक जगह से दूसरी जगह पे हटा के लगाते हो तो वापस आपको टेबल को उसी तरह से सेट कर देना है जो काम करने के लिए सेफ है। क्योंकि कई बार ओटी की टेबल के नीचे भी बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इसलिए उसको भी पूरी तरीके से क्लीन कराना चाहिए नीचे से भी। फिर आता है ओटी के अंदर यूज होने वाली डायथर्मिक कॉटरी मशीन। आपको चेक करना है कि कॉटरी मशीन वर्किंग है या नहीं है। उसके जोनों जोनों जो फुट हैं, अगर किसी रीजन की वजह से उनके ऊपर कोई ब्लड स्पॉट्स आ गया तो उसको भी क्लीन करा के रखना चाहिए। उनके पॉलिथीन के अंदर, व्हाइट वाली पॉलिथीन के अंदर, जिससे इजीली कोगुलेशन और कटिंग को देखा जा सके, उनको रैप करके रखना चाहिए। ये भी चेक कर लेना चाहिए कि डायथर्मी के जो कम ज्यादा करने के पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका सक्शन एपरेटस, यानी कि जो आपकी सक्शन मशीन है जिसको आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज कर रहे हैं वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें किन किन चीजों को देखना होता है? डिस्कार्ड द डिस्पोजेबल पार्ट ऑफ द ट्यूबिंग आफ्टर क्लीन। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी आपने कोई सर्जरी कराई और उसमें आपकी वो सक्शन मशीन के जो पॉइंट्स हैं, सक्शन मशीन से जो पॉइंट्स निकल के आती है, ट्यूब्स जहां सर्जरी के दौरान जिनसे सक्शन होता है, उनको क्लीन करने के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए, दोबारा से यूज नहीं करना चाहिए, या फिर उनको ईटीओ के लिए भेज देना चाहिए अगर आपको उन्हें दोबारा यूज करना है तो। एम्प्टी द बोतल विद वाटर एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। यानी कि जो सक्शन मशीन की बोतल है उनको खाली कराने के बाद पानी से अच्छी तरह धुलना चाहिए। उसके बाद हाइपो के पानी से भी उनको धोना चाहिए ताकि उनमें जो इन्फेक्शन का थोड़ा भी सोर्स है वो भी खत्म हो जाए। इसके बाद जब आप सक्शन की उन जार को सक्शन मशीन के अंदर लगाते हो तो उनके अंदर 5 से 7 ml हाइपोक्लोराइड का फ्लूइड होना चाहिए, ताकि जब ओटी में कोई सर्जरी के दौरान आप सक्शन करते हो, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाए। क्लीन द बॉटल कैप एंड द टिप। उसकी बॉटल की कैप वगैरह ऊपर से अच्छी तरह क्लीन होनी चाहिए और उसका जो वाल है वो लीक नहीं होना चाहिए। यूज ट्रायल सक्शन सेट फॉर ईच सर्जरी। ऐसा नहीं है कि आप ईटीओ सक्शन यूज कर रहे हैं, आपको हर सर्जरी के लिए प्रॉपर और नए सक्शन को की जो ट्यूबिंग्स हैं उन्हीं को यूज करना है। इसके बाद आता है एनेस्थीसिया मशीन। ये बहुत अच्छी चीज है एनेस्थीसिया मशीन। क्लीन द मशीन विद वाटर एंड सोप। जो हमारी एनेस्थीसिया मशीन है उसको कभी भी हाइपो वगैरह के या किसी भी केमिकल से क्लीन नहीं करना चाहिए, उसको सोप वाटर से क्लीन कराना चाहिए, पानी मार के नहीं। उसके अंदर मोप को डिप करें और उसको निचोड़ने के बाद अपनी मशीन को आप क्लीन कराएं। यूज न्यू ब्रीथिंग सर्किट फॉर ईच। हाँ देखिए, हर मरीज के लिए हमेशा नया ब्रीथिंग सर्किट, जिसको क्लोज सर्किट बोला जाता है, उसको यूज करना चाहिए। उसमें HME फिल्टर भी चेंज होने चाहिए।
अगर पॉसिबल हो सके तो हर पेशेंट के बाद सोडा लाइम भी चेंज कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इन्फेक्टेड केस हुआ है तो सोडा लाइम बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का पॉजिटिव केस होने के बाद कोई भी जो रीयूजेबल आइटम है उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। दूसरा, आप मॉर्निंग में आने के बाद अपनी मशीन को रोजाना चेक करें, इंश्योर करें कि आपका एनेस्थीसिया मशीन का जो वेंटिलेटर सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें गैसेस की सप्लाई प्रॉपर है। उसके बाद फ्लोर फ्लोर को भी आपको उसी तरह से चेक करना है कि आपकी जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से क्लीन है, कहीं उस पर ब्लड के कोई स्पॉट तो नहीं लगे हुए हैं, ठीक है ना। और मशीन से उसको उस सरफेस की स्क्रबिंग करानी चाहिए, ताकि कुछ पॉइंट्स अगर जमे हुए हैं, यानी कोई ब्लड क्लॉट्स जमे हुए हैं, छोटे पार्टिकल जमे हुए हैं जो दिख नहीं रहे, वो सब इजीली आसानी से हट जाएं। ये डेली रूटीन वर्क है एक ओटी टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि जब तक उसकी तैयारी नहीं होगी तो आगे सर्जरी नहीं होगी। क्लीनिंग इट बिटवीन द केस, ओनली क्लीनिंग द मशीन्स। इस इसको समझ लेना इसलिए इजी है क्योंकि जैसे ही आपका पेशेंट बाहर गया तो ये मस्ट है कि आपको ओटी की क्लीनिंग करानी है। और ओटी की क्लीनिंग के लिए आपको अपना प्रॉपर टाइम लेना है, चाहे चाहे आपकी ओटी में 15 सर्जरी होनी है, चाहे 20 सर्जरी होनी है, क्योंकि आप किसी भी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं दे सकते। आपके मशीन के चारों तरफ के कॉन्टामिनेटेड एरियाज, जहां पे आपका कोई ब्लड टच हो गया है या अदर कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि मशीन को लग गया है, वो आपकी ओटी टेबल की क्लीनिंग, आपके फ्लोर की क्लीनिंग, आपके वॉल की क्लीनिंग, आपके सक्शन मशीन की क्लीनिंग, ये सब चीजों की क्लीनिंग हर केस के बिटवीन होनी ही चाहिए, ताकि किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन का कोई सोर्स रहे ही ना। उसके बाद है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ यूज एंड लिफ्ट ओवर आइटम्स फ्रॉम ओटी, यानी कि जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको सर्जरी के बाद देखना है कि ओटी में से जल्दी से जल्दी उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। कलेक्ट ऑल द यूज आइटम, जो आपने रैपर्स यूज किए हैं, ड्रेप्स यूज किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, अदर सप्लाई के आइटम्स हैं, उनको क्लीन करें और जल्दी से जल्दी ओटी से बाहर करें। हर बार फ्रेश लॉन्ड्री बैग, हर सर्जरी के लिए न्यू ग्लव्स। हालांकि ये सब चीजें यूज होती हैं, बट लेकिन फिर भी हमें इंश्योर करना होता है क्योंकि हमारा डेली रूटीन वर्क है। डिस्पोजेबल ऑल द स्पंज, सूचर्स, ब्रोकन एम्प्यूल्स, यानी कि हमने जो एम्प्यूल्स बेहोशी की ड्रग्स में यूज किए हैं या प्री मेडिकेशन में यूज किए हैं या मसल रिलैक्सेंट के हैं, रिवर्सल ड्रग के हैं, स्पाइनल ड्रग के, उन सबको डिस्कार्ड करना चाहिए। जो सूचर्स हमारे बच गए हैं उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उनकी निडल्स को आगे कट करके ब्लू में डिस्कार्ड करना चाहिए। तो इन चीजों को हमें हमेशा याद रखना है, यही काम है हमारा ओटी के अंदर, इसी को मेंटेन करके हमें रखना है। रिटर्न यूज, देखिए जो मटेरियल आपका यूज नहीं हुआ है उनको उसी की जगह पे ले जाके वापस रखना, ये काम भी हमारा है। यानी कि करते तो स्क्रब नर्स हैं, बट लेकिन ओटी टेक्नीशियन भी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ यूज मैटर्स, देखिए हमारे पास एक बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, उसके अंदर ही हम तरह तरह के आइटम को डिस्पोज करते हैं, जो आइटम जिसके लिए बना है उसी के अंदर उसको डिस्पोज करना चाहिए। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेशन थिएटर रूम, देखिए हर जगह वही बात की जा रही है, यानी कि लास्ट पर्पज यही आता है कि आपको स्टेरिलिटी को मेंटेन करके रखना है ताकि किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन ना हो। क्लीनिंग द ऑपरेशन थिएटर, स्ट्रिप ऑफ द लिनन फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल, wipe the table and table pad with a disinfectant solution, unlock the wheels, move the table from the center of the floor and clean the floor below, remove any spot of blood। देखिए इसने वही बात बोली है जिसके बारे में हमने बात करी है, यानी कि आपको टेबल को हटाना है, उसके नीचे से सफाई करानी है, ब्लड का कोई स्पॉट है उसको हटाना है, हर बार नया लिनन यूज करना है। ऑपरेशन थिएटर की टेबल के ऊपर जो आप लिनन डाल रहे हैं उसको हर बार नया डालना है, कि इस पेशेंट के नीचे जो सीट बिछी हुई थी उसको हटा देना है, दूसरी सीट यूज करनी है। ब्लड का कोई स्पॉट नहीं लगा होना चाहिए ओटी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, चेक दैट ऑल द इक्विपमेंट्स इज इन ए गुड वर्किंग ऑर्डर, लाइट, डायथर्मी, सियाम, लेप्रोस्कोपिक सेट, सक्शन मशीन
एनेस्थीसिया मशीन, इंट्यूबेशन ट्रॉली, यानी कि हर प्रकार का इक्विपमेंट जो भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को किसी भी सर्जरी के लिए यूज करना है वो उसको प्रिपेयर करके ही रखना चाहिए, ताकि सर्जरी के दौरान आपको कोई भाग दौड़ करनी ना पड़े। स्वेब चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेब चार्ट का मतलब है जो सर्जरी के दौरान स्पंज, गॉज पीस, स्वेब्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनकी चार्टिंग जो सर्कुलेटरी नर्स होती हैं वो करके रखती हैं। उसके बाद बात आती है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी 50-50, यानी टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 50-50 होनी चाहिए। 50 to 60 ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ये बेस्ट है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग रूम फॉर इन्फेक्शन केस, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमें समझना होगा। यूज सेपरेट ऑपरेशन थिएटर फॉर सच सर्जरी, यानी कि ऐसे केस जो इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस बी, HCV, एड्स, HIV, पस, गैंग्रीन इन्फेक्टेड जो हम कट करते हैं, इन सारे केसेस के लिए एक ओटी अलग से होती है और उसको ऑल द टाइम ऐसे केसेस के लिए प्रिपेयर करके रखना होता है, और इनके अलावा उसके अंदर कोई और केस लगता भी नहीं है। ठीक है, यूज सेपरेट ओटी। उसके बाद कीप इन्फेक्टेड केस फॉर सर्जरी एट द एंड, यानी कि जो इन्फेक्शन वाला केस हमें करना है उसको जब आपकी सर्जरी खत्म हो रही है दिन के एंड में, उस टाइम पे उसको करना चाहिए। क्लियर द ऑल अननेसेसरी इक्विपमेंट्स फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर रूम, यानी कि उस ओटी के अंदर जो ऐसे इक्विपमेंट्स है जिनका वहां पे यूज ही नहीं है उनको ओटी से बाहर कर देना चाहिए। सिर्फ उतना ही सामान ओटी के अंदर होना चाहिए जिनको हमें यूज करना है, बाकी के इक्विपमेंट्स को ओटी के बाहर कर देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रिपेयर द ट्रॉली विद ओनली द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि वही जरूरी सामान जो सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड है उन्हीं को ओटी के अंदर हमें रखना है, उसके अलावा हर सामान को बाहर कर देना है। यूज डिस्पोजेबल आइटम, यानी कि ऐसे आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए जिनको डिस्पोज किया जा सके, यानी कि ना तो उनको ईटीओ कराने की जरूरत पड़े ना उनको ऑटोक्लेव कराने की जरूरत पड़े, ऐसे आइटम्स को बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कीप मिनिमम स्टाफ इवन ऑपरेशन थिएटर। ऐसे ओटी जहां पे हमें इस प्रकार के इन्फेक्टेड केस कराने हैं उनमें हमें मिनिमम स्टाफ रखना चाहिए। अगर वहां पॉसिबल है कि एक ही ओटी टेक्नीशियन केस करा सकता है तो एक ही टेक्नीशियन को केस कराना चाहिए। प्लेस द इंस्ट्रूमेंट एंड डिसइंफेक्ट आफ्टर क्लीनिंग बिफोर सेंडिंग टू CSSD रूम। ऐसी सर्जरी जो इन्फेक्टेड होती है उनको परफॉर्म कराने के बाद उनके इक्विपमेंट्स को रनिंग वाटर में क्लीन करने के बाद, जी, उनको पहले हाइपो में रखने के बाद जब वो डिसइंफेक्टेड हो जाती हैं उनको पहले क्लीन नहीं करना, उनको पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड में या डिसइंफेक्टेंट जो भी आप यूज करते हैं उनके अंदर डाल के रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद उनको निकालना है, फिर उनको क्लीन करना है और प्रॉपर तरीके से डबल रेपिंग करने के बाद ऑटोक्लेव के लिए और CSSD में भेजना है। उसके ऊपर ये टैग लगा के कि ये पॉजिटिव केस का है, ताकि वो उसको डबल ऑटोक्लेव कर सकें। और उसके बाद फ्यूमिगेट द ऑपरेशन थिएटर रूम, यानी कि जिसमें जो सर्जरी इन्फेक्टेड की गई है ओटी के अंदर उसको फ्यूमिगेट करने के बाद 24 घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए। उस ओटी को 24 आवर्स के बाद यूज करना चाहिए। इंट्यूबेशन ट्रॉली में हमेशा हमें आइजेल, गुडल एयरवे, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, स्टिलेट, लेरिंगोस्कोप ब्लेड, मैकॉय, बूजी, नेजल एयरवे, कुछ ऐसे कॉमन इक्विपमेंट्स हैं, एम्बू बैग, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी, और इनके बिना हम सडेशन या जिए दिला ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कब जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता, इसलिए इनको हमेशा प्रिपेयर करके रखना होता है। कोई भी नॉर्मल कंडीशन ऑपरेशन थिएटर के अंदर कब इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है ये किसी को नहीं पता। दूसरा, आपकी एनेस्थीसिया मशीन जिसके साथ आपको पूरी उम्र काम करना है उसको आप हमेशा मॉर्निंग में आके प्रॉपर तरीके से चेक करें, उसके गैसेस की सप्लाई को देखें, सीवोफ्लोरिन उसके अंदर है या नहीं है, उसके पीछे हुए लगे हुए सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। सब कुछ अगर आप चेक करके रखोगे तो आपकी किसी भी सर्जरी के दौरान, यानी कि जो आप परफॉर्म करा रहे हो ओटी के अंदर, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक अच्छा टेक्नीशियन वही होता है जो बेसिक चीजों को फॉलो करता है। हम डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन डॉक्टर नहीं बन सकता, पर लेकिन किसी भी एनेस्थेटिक डॉक्टर की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, क्योंकि कोई भी एनेस्थेटिक अपने बिना अच्छे टेक्नीशियन के किसी भी एनेस्थीसिया को परफॉर्म नहीं कर सकता, और कोई भी सर्जन
अच्छे ओटी टेक्नीशियन के बिना किसी भी सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे उसका नर्सिंग स्टाफ चाहे स्क्रबिंग स्टाफ कितना भी अच्छा हो, क्योंकि जब तक ऑपरेशन थिएटर उसको ओटी पूरे तरीके से प्रिपेयर करके नहीं देगा, कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं होगी। सोचिए, अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले लाइट खराब हो, आप चेक ना करो और पेशेंट ले लो, तो क्या हो? आपने उससे पहले चेक की है और वो चल रही है, सर्जरी के दौरान खराब हो जाए तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आपने डायथर्मी पहले चेक की है, उसके बाद अगर कॉटरी मशीन खराब हो जाए तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपकी एनेस्थीसिया मशीन का वेंटिलेटर आपने चेक किया है, वो चल रहा है, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है कि वो सर्जरी के दौरान खराब हो गया। वो इलेक्ट्रिकल आइटम है, कभी भी खराब हो सकता है, बट लेकिन मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में जहां भी काम करो, आप हर जगह आगे रहो। कोई आपको ये ना बोले कि आपको ये काम नहीं आता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मॉर्निंग में हर टेक्नीशियंस को फॉलो करनी होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को इंटरव्यू के दौरान किन किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए अमूमन 16 साल हो गए हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में इस दौरान 7 से 8 जगह जॉब चेंज की है, तो मुझे थोड़ा तो एक्सपीरियंस है कि एक एनेस्थेटिक्स इंटरव्यू के दौरान क्या पूछता है। वही कुछ सवाल मैं आपके साथ साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। और इंटरव्यू देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। सामने वाला आपके डाटा, जो आपने अपना रिज्यूम बनाया है, बायोडाटा जो है, उसी को पढ़ के आपसे उसी के हिसाब से सवाल पूछता है, और वो आपके फेस एक्सप्रेशन को देखता है कि बंदे के अंदर कितनी काबिलियत है। आपकी काबिलियत से ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है मेडिकल लाइन में। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल जो हर एक नए टेक्नीशियन को पहली पहली जॉब के लिए नर्वस कर देते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि उनको ये चीज समझ में आई होगी, और या इसके अंदर कुछ गलती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और आगे से मैं ऐसी गलती करने से बचूं। धन्यवाद।